हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब कोई लाइट बीम वन मीडियम से अनदर मीडियम में मूव करती है तो अनदर मीडियम में लाइट रेज का पाथ चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, ये फिगर के माध्यम से इसको क्लियरिफाई करते हैं। ये हमारा जो है वन मीडियम इमरजेंट लाइट हो गई, यहाँ पे इमरजेंट लाइट, और यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। अब ये हमारा क्या है कि ये हमारा बाउंड्री हुआ। इस बाउंड्री के ऊपर के साइड में वन मीडियम, और एक इधर जो मीडियम है बाउंड्री के नीचे, ये क्या हुआ, अनदर मीडियम। जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंसर एंड रेयर मीडियम। डेंसर एंड रेयर मीडियम। अब यहाँ पे ये इसको हमने मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ n2 ले लेते हैं। अब इसमें ज़रा हम लोग देखते हैं कि हमने अभी कहा कि जब कोई लाइट बीम वन मीडियम से अनदर मीडियम, ये वन मीडियम हुआ ये पूरा, अनदर मीडियम में मूव करती है तो अनदर मीडियम में लाइट रेज का पाथ जो है चेंज हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ रेज जो होता है, यानी कि रेज की जो डायरेक्शन है में परिवर्तन जो होता है, दोनों मीडियम्स के नेचर व रिफ्रैक्शन एंगल पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो है, ये इसका नेचर क्या है और इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, इस पर यह डिपेंड करता है। अब हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं कि यदि लाइट बीम दोनों मीडियम की बाउंड्री पर गिरता है। पहला मीडियम क्या है, फर्स्ट केस क्या है, यदि लाइट बीम दोनों मीडियम के बाउंड्री पर गिरता है। बाउंड्री पर गिरता है तो सेकेंड मीडियम में क्या होता है कि अपना पाथ चेंज किए बगैर जो है सीधा निकल जाता है। और हम लोग इसमें देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बाउंड्री, बाउंड्री। ये हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रेज है हमारी। इंसिडेंट रेज जब ये n1 मीडियम से, यानी कि ये यहाँ से n1 से n2 में जाती है, इसका मतलब ये कि जब ये डेंसर टू रेयर में इंटर करती है तो ये यहाँ पे आप देखो कि अपने बाउंड्री पे गिर रही है। हमने फर्स्ट केस में बताया कि यदि लाइट बीम जो है मीडियम के बाउंड्री पे गिरे तो ये जो है क्या होता है, ये विदाउट चेंज किए ये जो है सीधा निकल जाता है, ठीक। ये विदाउट चेंज हुए सीधा निकल जाता है। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर उसी प्रकार से बनाते हैं और फिर हम लोग इसमें एक दूसरी कंडीशन को दिखाएंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, जब लाइट बीम θ1 पर इंसिडेंट होता है, यानी कि ये जो है, ये हमने एक एंगल लिया, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, ये जो है n2 में आई, ये जो है आपका क्या था, n2 मीडियम था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। इनके बीच का एंगल क्या है, हमने क्या लिया, θi इंसिडेंट, और ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव रेज, ये हो गया आपका θ2। अब जब लाइट बीम
थीटा 1 पर इंसिडेंट होती है, देखिए इंसिडेंट हो रही है ये, तब इसका जो तो ये सेकंड मीडियम में जो है इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। यदि दूसरे माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 को पहले माध्यम की इंडेक्स से n1 से अधिक लिया जाए, यानी कि यदि n2 इज ए ग्रेटर देन n1 कर देते हैं तो लाइट रेज जो है ये सीधे जो है निकल जाएगी, यानी बाउंड्री से दूर चली जाएगी। और यदि हम n1 को जो है n2 इज ए ग्रेटर देन n1 और ये तो मैं बाउंड्री से दूर चली गई, और यदि हम n2 इज ए लेस देन n1 कर दें, यानी कि n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसर का जो है अधिक और रेयर का कम हो, यानी n2 इज ए लेस देन n1, ऐसे कंडीशन में ये बाउंड्री से ये जो इंसिडेंट रे है जब n2 में जाएगी यानी दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बाउंड्री के तरफ देखिए झुक जाएगी। कितने एंगल पे? जितने एंगल पे यहाँ पे है ये जो परपेंडिकुलर है इससे इतने एंगल में देखिए मूव किया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है ये नॉर्मल से जो है थीटा एंगल पर जो है ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल से जो है थीटा एंगल पे बन रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं n2 अपान n1 इक्वल टू साइन थीटा 2 अपान साइन थीटा 1। अब यदि यहाँ पे देखिए थीटा 1 का मान बदल जाए, ये थीटा 1 का मान बदलता है। तीसरी केस देखिए, फिलहाल अभी तो हमें इससे भी कोई बहुत वे लेना नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे यदि तीसरी कंडीशन ये हमारी बनती है, यदि ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये इससे अधिक शो कर रहा है, ठीक है, थीटा आई। जब ये 80 से अधिक हो गया तो थीटा आई के एक विशेष मान के लिए थीटा आई इक्वल टू थीटा सी, ये देखिए ये थीटा आई इक्वल टू थीटा सी। तो इस दूसरे मीडियम में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, दूसरे मीडियम में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि रिफ्रैक्टेड रेज जो है बाउंड्री के पैरेलल मोशन करेगी, यानी कि ऐसे ये मोशन करेगी इस थीटा सी एंगल। अब यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया हमारा थीटा सी। इस थीटा सी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, राइट, क्रिटिकल एंगल, ठीक। इस थीटा सी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। इस पोजीशन में थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री, यानी थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपान n1, साइन इनवर्स n2 अपान n1। अब इसके बाद हम लोग लास्टली जो है हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग देखते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है। अब ये तो एक पहली कंडीशन कि ये जो है ये बाउंड्री पे पड़े तो ये सीधे निकल गई। दूसरी कंडीशन में ये थीटा 1 एंगल पे जो है मूव किया तो ये जो है ये अपने परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे थीटा आर एंगल पे जो है ये झुक गया बाउंड्री की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि यदि इसको थीटा आई को और हमने बढ़ा दिया तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव एंगल जो है रिफ्रैक्ट होकर नहीं हुई, बल्कि ये जो है बाउंड्री के पैरेलल चल रही है। यहाँ पे थीटा सी ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपान n1, दैट इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब अगला है ये एंगल इंसिडेंट, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा 1 से अधिक कर दिया जाए थीटा आई से। अब देखिए और हम लोग चौथे कंडीशन में आते हैं। अब ये जो है हमने और कर दिया अलग, तो ये क्या है? अभी तक क्या था? पहले ये सीधा गया, फिर इतना आया, फिर यहाँ पे देखिए ये पैरेलल चल रही है रेज। अब यहाँ पे ये क्या हुई कि ये और ऐसे मूव कर जाएगी। ये था थीटा आई और ये हो गया थीटा सी, सॉरी थीटा आर। अब यहाँ पे ये जो है ये रिफ्रैक्ट न हो करके जो है
यहाँ पे रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई, यानी कि यदि इसको अधिक कर दिया जाए तो लाइट बीम दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है। ये N2 N1 N2 N1 ये जो है अदर मीडियम में देखिए यहाँ नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना। और अदर मीडियम में ना जा करके यह लाइट बीम संपूर्ण पूरी जो प्रकाश है, पूरी लाइट जो है बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट हो करके जो है ये देखिए रिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसी मीडियम में चली जाती है। यानी कि N1 मीडियम में यदि ये इंसिडेंट हो रही है तो N1 में ही ये फॉल हो रही है। ये दूसरे मीडियम में ना जा करके ये बाउंड्री से टकरा करके ये रिफ्लेक्ट हो रही है और N1 मीडियम में ही हमें प्राप्त हो रही है। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ ये तो हमारा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जब लाइट रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम इंसिडेंट हो, डिफिनेशन के तौर पे या इस पूरी कंडीशन को हम लोग यही मतलब प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है? टोटल लाइट रिफ्लेक्शन। अब इसको एज ए समरी हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट हो तो ऐसे में जो है इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक हो। तो लाइट का जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा और बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो है ये जो बाकी यहाँ पे जो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में देखिए रिफ्लेक्ट होकर के जो है उसी माध्यम में प्राप्त होगा, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में हमें प्राप्त होगा। अब इसमें जो है टोटल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या हैं? पहला ये कि रेज का वन मीडियम टू अदर मीडियम में जाना चाहिए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हो, एक ये। दूसरी चीज़ थीटा आई की वैल्यू जो है, थीटा आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई मीन्स इंसिडेंट, थीटा आई की वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट हो, क्रिटिकल एंगल से जो है ग्रेटर हो। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया भी है, ये जो है थीटा से ये क्रिटिकल एंगल था यहाँ पे, इससे जो है यहाँ पे इसको बढ़ाया गया थीटा आई को, तो हमें इस तरह से रिफ्लेक्शन, यानी कि थीटा आई इज ए ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वह है जो वह एंगल है जिस पर जो है टोटल रिफ्लेक्शन इंसिडेंट होता है। क्रिटिकल एंगल क्या है? कि जिस पर टोटल रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंट होता है। ये हमारा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।